किसान भाइयों, आलू की फसल के लिए 60 से लेकर के 75 दिन तक अति महत्वपूर्ण दिन होते हैं। यही टाइम आलू के फूलने का होता है और इसी टाइम पर आलू में कई प्रकार के रोग आने की संभावना रहती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख रोग होता है पछैती झुलसा, जिसे लेट ब्लाइट भी बोला जाता है। और इस समय टेम्परेचर की बात करें तो रात का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री तक रहता है और दिन के टेम्परेचर की बात करें तो 12 से 18 डिग्री के लगभग रहता है। और अगर पछुआ हवाएं चल जाएं और आसमान साफ हो तो पाला पड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अगर आप यहां तक अपनी फसल को सही सलामत ले आए हैं तो आपको केवल 15 दिन और फसल की केयर करनी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको अच्छा उत्पादन मिलना ही मिलना है। इस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सा स्प्रे करना है जिससे हमारी फसल ठंड से भी बची रहे और उसमें कोई रोग भी नहीं आए, क्योंकि किसान भाइयों यही समय आलू के फूलने का होता है और इस समय पर आलू की देखभाल बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं एग्रीवन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। किसान भाइयों, यहाँ पर हमें 2 से 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला और जरूरी महत्वपूर्ण कदम है कि हमें अपनी फसल को पाले से बचाना है। फसल को ठंड से या पाले से बचाने के लिए सल्फर एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है, क्योंकि सल्फर एक हल्के कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के अलावा एक पोषक तत्व भी है जो पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। सल्फर का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए? किसान भाइयों, वैसे तो सल्फर का इस्तेमाल हमें बेसल डोज में ही खेत की बुवाई के टाइम पर कर लेना चाहिए, क्योंकि पौधे सीधे सल्फर को ग्रहण नहीं करते हैं, वे सल्फर के सल्फेट रूप को ग्रहण करते हैं और इस प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता है। इसमें 15 से 20 दिन तक का समय लग सकता है, क्योंकि जब हम सल्फर का इस्तेमाल खेत में करते हैं तो उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा सल्फेट में परिवर्तित किया जाता है, फिर जड़ों के द्वारा सल्फेट के रूप में पौधे उसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि अब हमारी फसल 60 से और 75 दिन के बीच में है, इसलिए हम सल्फर का प्रयोग सल्फर के रूप में नहीं कर सकते हैं और इस समय हमें पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से जल्दी पौधे को सल्फर यानी सल्फेट के रूप में उसको उपलब्ध कराना है और हमें ऐसे उर्वरक का चयन करना होगा जो सल्फेट के रूप में हो और इसका सबसे बढ़िया विकल्प पोटेशियम सल्फेट हो सकता है। इससे हमें 2 पोषक तत्व मिल जाते हैं, पहला पोटास और दूसरा सल्फर। ये दोनों ही पोषक तत्व पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही फसलों की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ जो कंद वाली फसलें होती हैं उनके कंद का आकार मोटा करने में और जो तेल वाली फसलें होती हैं उनमें तेल का प्रतिशत बढ़ाने में ये 2 पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस समय 60 से और जो 75 दिन के बीच में आलू की फसलें हैं उन पर पहला जो हमें छिड़काव करना है वो 0050 का करना है, जिससे हमारे 2 पोषक तत्व पोटेशियम और सल्फर की पूर्ति होगी। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 10 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा हमें पछैती झुलसा के लिए जो दवा इस्तेमाल करनी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, एजोक्सिस्ट्रोबिन एक ऐसा फफूंदी नाशक है जो पौधों को एक टॉनिक का काम भी करता है, तो इसकी आप 200 ml मात्रा 200 लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं। एजोक्सिस्ट्रोबिन एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है, यानी कि अंतरप्रवाही फंगीसाइड है जो पौधे के अंदर जाकर के अंदर से पौधे के रोग को सही करके लाता है। अगर रोग लगने वाला होता है तो उसे वहीं ख़त्म कर देता है, साथ ही रोग को आगे आने की संभावना को भी बिल्कुल कम कर देता है। एजोक्सिस्ट्रोबिन के प्रयोग से पौधा तनाव रहित यानी स्ट्रेस मुक्त रहता है और किसान भाइयों, पौधे की पत्तियां हरी और चमकदार और चौड़ी हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बड़ी ही आसानी से हो जाती है और जितनी अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी पौधा भोजन नीचे जड़ों तक कंदों तक उतनी ज़्यादा मात्रा में पहुंचा पाएगा। अगर भोजन नीचे अच्छी मात्रा में पहुंचेगा तो आपका आलू स्वतः ही मोटा हो जाएगा। इसके बाद आप कीटनाशक के रूप में थाइमोक्साम को ले सकते हो और इसकी मात्रा की बात करें तो 200 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थाइमोक्साम का प्रयोग करने से माहू, मच्छर, मकड़ी, जितने भी फुदकने वाले उड़ने वाले जो कीट होते हैं उनसे आपकी फसल को सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद आप एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पहले वैलिडामाइसिन का प्रयोग कर लिया है तो दोबारा से वैलिडामाइसिन का प्रयोग न करें। अगर आपने पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया है तो दोबारा से
स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग न करें। इनमें से अगर किसी का भी आपने पहले प्रयोग कर लिया है तो इस स्प्रे में उसका प्रयोग न करें, यानी आपने अगर वैलिडामाइसिन का प्रयोग किया है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग करें, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया है तो वैलिडामाइसिन का प्रयोग करें। यदि इनकी मात्रा की बात करें तो पहले वैलिडामाइसिन की बात कर लेते हैं। अगर आप वैलिडामाइसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें, यानी 200 लीटर पानी में आधा लीटर आप वैलिडामाइसिन प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 पाउच प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करें। यानी किसान भाइयों, अगर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग कर रहे हैं तो 100 लीटर पानी में आपके 3 पाउच रहेंगे, 200 लीटर पानी में 6 पाउच रहेंगे। इसके साथ ही हम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के रूप में साफ को लेने वाले हैं, जिसमें कार्बनडाजिम 12% होता है, मैंकोजेब 63% WP फॉर्म में होता है। इसके अलावा साफ कवकनाशी में पोषक तत्व जिंक और मैग्नीज पाए जाते हैं, जिससे फसलों का विकास अच्छे से होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो साफ एक बढ़िया और सस्ता कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। किसान भाइयों, बात करें साफ की कितनी मात्रा हमें अपनी फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करनी चाहिए, तो आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से साफ को अपने आलू की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। यानी 200 लीटर पानी में आप आधा केजी साफ का स्प्रे अपनी आलू की फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस स्प्रे में हमने 0050 का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे 2 पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है, पोटास और सल्फर की। साथ ही हमने एक सिस्टेमिक फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है जो एजोक्सिस्ट्रोबिन है। कीटनाशक के रूप में हमने थाइमोक्सम लिया है, जो 200 ग्राम मात्रा हमने 200 लीटर पानी के हिसाब से ली है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के रूप में हमने साफ को लिया है, जिसमें कार्बनडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% होती है। साथ ही इससे 2 पोषक तत्वों मैग्नीज और जिंक की पूर्ति भी होती है। साथ ही एंटीबायोटिक के रूप में आप वैलिडामाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन ले सकते हैं। इनमें से केवल एक ही दवा लेनी है, या तो वैलिडामाइसिन लीजिए या स्ट्रेप्टोमाइसिन लीजिए। यहाँ पर इनको घोलना कैसे है इस बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, 0050 को आप पानी लेकर के एक अलग बाल्टी में घोल के रख लीजिए। इसको घुलने में थोड़ी समस्या आ सकती है, तो आप हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें ये आसानी से घुल जाता है। इसके बाद आप एक बाल्टी में अलग से 3 से 4 लीटर पानी लीजिए, उसमें एंटीबायोटिक को मिलाइए और अच्छी तरह से मिलाने के बाद जिस ड्रम से आप दवाई छिड़क रहे हैं उसमें मिला दीजिए। इसके बाद आप साफ को ले सकते हैं और इसको घोलने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनानी है जो पहले आपने अपनाई है, यानी 3-4 लीटर पानी लेना है और उसमें आधा केजी आप साफ को डाल करके अच्छी तरह से घोल लीजिए और अपने दवाई छिड़कने वाले ड्रम में इसको मिला दीजिए। यही प्रक्रिया आपको थाइमोक्सम कीटनाशक के लिए अपनानी है, यानी बाल्टी में 2 से 3 लीटर पानी लेना है और उसमें अच्छी तरह से थाइमोक्सम को हिलाते हुए मिला लेना है और पूरी तरह मिलने के बाद उसको दवाई जिस ड्रम से आप छिड़कने वाले हैं उसमें मिला दीजिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सभी दवाओं को आपको अलग 2 से 3 लीटर पानी में घोल लेना है और घोलने के बाद उसको अपने जो दवाई छिड़कने वाला ड्रम है उसमें मिला देना है। उसमें अच्छी तरह मिलाने के बाद आपको फिर स्प्रेयर मशीन से या आप जो ट्रैक्टर वाली स्प्रेयर मशीन होती है उसके माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं। स्प्रे को करने के बाद आपको खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, आप वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार अगर स्प्रे करते हैं, जो दवाइयां और डोज बताई गई है उनकी सही मात्रा का उपयोग सही तरीके से करते हैं, तो वास्तव में ही आपकी फसल जानदार, शानदार और 120 दिन तक हरी भरी रहने वाली है, जिससे आपको बम्पर उत्पादन मिलने वाला है। किसान भाइयों, वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी दी गई है वो प्रैक्टिकल के आधार पर है। इसका प्रयोग मैं अपनी फसल में पिछले 5 साल से करता चला रहा हूं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने किसान भाइयों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। किसान भाइयों, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।